और आपकी बुक कैसी जा रही है? अरे सर वो उसके बाद थोड़ा बिजी हो गया, पढ़ नहीं पाया बट नहीं, वो थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा तो मतलब एक चैप्टर तो पढ़ ही लेते हैं, बट आई थिंक जितना अभी तक वो पढ़ाई था पिछली बार के टाइम से भी वो मतलब आपका उसके पर्सपेक्टिव बाद चेंज कर देगी टोटली किताब। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, उसके बाद मुझे तो लगता है कि भाई फिर डिबेट है ही क्या, लोग फिर क्या मतलब वो बड़ा फिर अजीब लगता है, पीपल कमिंग टू डिफेंड देयर रिलीजन। जब आपका ब्रेन ही ऐसा सिचुएशन है तो फिर उसके बाद वो सारे पॉइंट्स बड़े वीक लगते हैं कि भाई आप फिर क्या, कौन-सा खोता है, कौन-सा हनुमान, कौन-सा भगवान है, कौन-सा कौन सूरज का क्या बोलते हैं, आम समझ के खा रहा है या क्या है? कुछ नहीं, फिर देन इट फील्स वेरी कि फिर वो वर्जिन बर्थ का क्या वो है ना, वो कहानियाँ तो अब बड़ी इलैबोरेट बना लो। वो तो अगर कहानियाँ सुननी है तो ग्रीक, नॉर्स माइथोलॉजी सुन लो, वहाँ पर भी बड़ी-बड़ी चीज़ें चल रही हैं। बट ऐसा थोड़ी है कि ग्रीक माइथोलॉजी के जो आजकल जो करंट ग्रीस के लोग हैं वो इतने पागल हुए पड़े कि हाँ जी भाई मैं बड़ा वो हूँ, मैं बड़ा वो थॉर तो नॉर्स माइथोलॉजी है, लेकिन ये जो ग्रीक वाले जो भी हैं, ज़्यूस हूँ मैं, क्या अपने आप को ज़्यूस समझ रहे हो, ज़्यूस की बड़ी प्रेयर हो रही है, नहीं। तो वही लगता है ना कि जब आपको एक बार ब्रेन की फंक्शनिंग्स समझ आ रही हैं, तो फिर लोगों की क्या होता है, जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, लोग बोलते हैं हमारा एक्सपीरियंस काउंट करता है इसलिए हम रिलीजन में मानते हैं। जैसे हमने कोई क्या बोलते हैं भगवान से मिल लिए, या फिर क्या बोलते हैं मतलब हमने किसी को वर्जिन मैरी देख लिया, फिर वो लेकिन व्हेन यू रीड अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हेलुसिनेशंस का कॉन्सेप्ट है, ब्रेन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो देन फिर लगता है कि फिर आप वही है ना, फिर जब पर्सन हु इज टेलिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस, तुम्हें कितने अपना, इट इज नॉट प्रूफ एनफ एनीमोर, दैट आई थिंक इज द मेजर फैक्टर कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के बलबूते पर ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी भाई भगवान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर आपके ब्रेन के बारे में ऑलरेडी इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं कि मतलब जैसे सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, ऐसे वो कहते हैं ना कि टेस्टिमनी, लोग वो जैसे बोलते हैं कि टेस्टिमनी इज नॉट वेरी एक्यूरेट। कोर्ट केसेस में भी बोला जाता है कि आई विटनेस टेस्टिमनी स्पेसिफिकली इफ इट इज अफेक्टेड बाय योर बायसेस, तो लोग तो कन्विक्ट भी हो जाते हैं गलती से, तो फिर आप भगवान को देखने का वो नहीं कर सकते ना क्लेम। जब बंदा ही कन्विक्ट, जब रियल इंसान कन्विक्ट हो जाता है और फिर बाद में प्रूव होता है कि नहीं था, हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट एनी ऑफ योर कन्विक्शंस? जब ब्रेन के बारे में इतना कुछ पढ़ते हो, बॉडी बायोलॉजी के बारे में इतना पढ़ते हो, तो देन और एविडेंस देखने के बावजूद भी वो फीलिंग आई थिंक ये आती है ना कि वो जैसे वो उसमें भी साइकोलॉजी यही है कि पीपल विल बी रिफ्यूज टू बिलीव कि हम गलत चीज में बिलीव कर रहे हैं। वो होता है ना कि भाई आई वांट टू स्टिक टू दिस बिलीफ, क्योंकि मैं अपने आप को आई विल लुक स्टूपिड दैट आई हैव बिलीव्ड इन समथिंग जो बिल्कुल ही इर्रेशनल है फॉर सो लॉन्ग। कई लोग तो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है टू लेट इट गो। वो होता है ना, कई लोग कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाता है इन द फेस ऑफ एविडेंस, नहीं कि भाई नहीं भगवान है, भगवान है। वो तो फिर वही है, किताब पढ़ के इसी को देख के लगता है कि देन जब ब्रेन ने ही जवाब दे दिया है, तो आप आके फिर कौन सी कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट निकालो, या कौन से लोग इतनी वो तो पीपल आर कमिंग अप विद आर्गुमेंट्स, ठीक है वो अच्छी बात है सुनने के लिए, लेकिन वो फिर लगता है कि भाई देन व्हाट इज द पॉइंट। खान इस्माइली, हम बात कर रहे हैं इवॉल्विंग ब्रेन्स एंड इमर्जिंग गॉड्स की, जिस किताब की मैं अक्सर चैनल पे तारीफ करता रहता हूँ और मैं बताता रहता हूँ। तो क्रिश्चियंस अगेंस्ट डायनासोर्स ने वो बुक पढ़नी शुरू की हुई है, ठीक जी है। जी बेसिकली वो किताब एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन और फिर उसकी वजह से गॉड कैसे इंसान के दिमाग में आ जाता है और रिलीजन कैसे आता है, वो सारी बात करती है, ठीक है। जी तो जी ये जो है ना, ये जबरदस्त किताब है बहुत। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मेरा पिछले 4-5 साल से ना न्यूरो साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया असल में, क्योंकि आप जितनी फिलोसॉफिकल डिबेट्स कर लें, जितनी आप कुछ और बातें कर लें, सब कुछ जितना भी आप कर लें, आखिर पे ना बात आके टूटती है ह्यूमन ब्रेन पे कि जी वो ऐसे क्यों बिहेव करता है, वो क्यों गॉड में बिलीव करना चाहता है, वो क्यों रिलीजियस थिंकिंग रखता है। और फिर जब हम ये देखते हैं कि इंसान का ब्रेन भी विद इन द लास्ट 1 मिलियन ईयर जो है वो इवॉल्व होता आया, ठीक है, तो फिर हमें ये भी बात समझ आती है कि दिस ब्रेन हैज इवॉल्व्ड एंड एट वन पॉइंट वी बिकेम सेंटिएंट, और हम अपने बारे में बहुत सी चीजें सोचने लगे। तो फिर क्वेश्चन अगला ये आता है कि
हमने रिलीजन के बारे में सोचना कब शुरू किया? व्हेन डिड वी स्टार्ट टू थिंक अबाउट रिलीजन? कब हमने ये सोचना शुरू किया कि खुदा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या दुनिया को किसी ने बनाया है? कोई क्रिएटर है? ये बातें भी हमने हिस्ट्री में एक पॉइंट पे सोचनी शुरू की थी और उस पॉइंट के बाद ही हमने रिलीजन बनाए। आज हमारे पास इस बात का पूरा क्लियर एविडेंस है। ये वो चीजें हैं जो कि इवॉल्विंग ब्रेन्स एंड इमर्जिंग गॉड्स नाम की जो किताब है उसके अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस की गई हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की लाइट में, न्यूरोसाइंस की लाइट में बताया गया कि आपके दिमाग के कौन से रीजन्स जब एक खास हद तक इवॉल्व कर गए उसके बाद आपके दिमाग में खुदा का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। अब अगर आप ये पूछेंगे वो दिमाग के किस हिस्से की बात हम कर रहे हैं, बात यह है कि ये सारी एक्टिविटी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर ही हम ये सोचते हैं कि हम कुछ हैं, आई एम समवन, ठीक है। और फिर हमें ये भी पता लगता है कि मेरे सामने भी क्रिश्चियंस अगेंस्ट डायनासोर्स हैं, पता लगता है कि ही इज आल्सो समवन, ठीक है। व्हेन ही इज समवन एंड आई एम समवन एंड आई बीइंग समवन नो दैट ही इज समवन, तो ही बीइंग समवन आल्सो नोज कि आई एम आल्सो समवन। यानी अगर मैं ये जानता हूं कि मैं कोई शख्स हूं और क्रिश्चियन अगेंस्ट डायनासोर्स भी एक शख्स हैं, तो ये भी ये जानते हैं कि मैं एक शख्स हूं और ये भी एक शख्स हैं, और इन दोनों चीजों की आपस में एक रिलेशनशिप है। यही वो रिलेशनशिप है जो सारे बेसिक ह्यूमन रिलेशनशिप्स को डिसाइड करती है कि हम एक दूसरे को परसीव कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं तो ये भी कुछ कर सकता है। मैं अगर जानता हूं कि मैं फलां शख्स के लिए कुछ कर सकता हूं तो वो भी मेरे लिए कुछ कर सकता है। तो ये सब रिलेशंस हैं जो कि बेसिकली आर एट द रूट ऑफ फ्रॉम वेयर गॉड एंड रिलीजन इमर्जेस इन आवर ब्रेन्स, ठीक है। ये वो चीज है जो कि सारी की सारी असल में उस किताब में डिस्कस की गई है। न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से इंसान के ब्रेन की एवोल्यूशन को बहुत से लेवल्स पे डिस्कस किया गया। सारे होमिनिड स्पीशीज को बारी बारी जितने हम डिस्कवर कर पाए उनके बारे में डिस्कस किया गया। निएंडरथॉल्स में रिलीजन था या रिलीजियस फीलिंग थी या नहीं थी, इस बात को क्वेश्चन किया गया। क्या होमो इरेक्टस जो है वो रिलीजन के लिए कैपेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या हमें आज से 1 लाख साल पहले इंसानों ने जो अपने रिश्तेदारों को, मरे हुओं को दफन किया था, उनमें कोई रिलीजन के आसार मिलते हैं? क्या हमें रिलीजन रिचुअल मिलता है या नहीं? और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बड़े बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, एंड वी फाइंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दैट बुक, एंड वी फाइंड एवरीथिंग इन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इन द पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। इंसान अपने बच्चों को एक खास तरीके से दफन कर रहे थे। कुछ खास रिचुअल ग्रेव गुड्स होते थे जो कि सब कब्रों में मिलते थे, चाहे वो हिरन के एंटलर्स हों या कुछ और टूल्स हों जो उन लोगों के थे। आफ्टर लाइफ में बिलीव कहाँ से शुरू होता है, उससे पीछे नहीं था, उसके बाद था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें वक्त के साथ साथ मिलती हुई चली जाती हैं और हमें पता लगता है कि इंसान, ह्यूमन बीइंग्स आर गेटिंग प्राइम्ड फॉर व्हाट विल बी रिलीजन इन द कमिंग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हमें ये पता लगता है आज से 1 लाख साल पहले पुरानी वो कब्रें जो कि हमें आज के करंट डे इसराइल में मिलती हैं, वहां से हमें ये पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स वर ऑन द वे टू क्रिएटिंग अ यूनिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ठीक है। यूनिफाइड मतलब एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी बन रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। आफ्टर लाइफ में कॉन्सेप्ट, शायद रिलीजन से पहले आफ्टर लाइफ में कॉन्सेप्ट आ गया था। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो रिलीजन इजाद कर रहे हैं, मगर दे बिलीव्ड दैट देयर वाज एन आफ्टर लाइफ, ठीक है। जैसे हमारा भाई जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, जो हमारे साथ बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा था, मसला ये है कि ये वही प्रिमिटिव किस्म की थिंकिंग है आज से कई लाख साल पहले, जो शायद होमिनिड स्पीशीज में आ भी चुकी थी। आज तो हमें ये पता लगा कि आज से 3 लाख साल पहले होमोनालिडी जो थे वो राइटिंग कर रहे थे। क्या पता उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी क्या थी, क्या पता उनमें वो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो चुका था कि नहीं हो चुका था, वी डोंट नो। बट इट माइट हैव बीन, इफ दे वर राइटिंग देन मे बी उनके पास, क्योंकि राइटिंग जो है सिंबॉलिक थिंकिंग है, आप सिंबल्स का मीनिंग समझ जाते हैं, ठीक है। राइटिंग क्या है? राइटिंग सिंबल्स हैं, और सिंबल्स के लेवल की थिंकिंग अगर कोई डेवलप कर चुका है तो हो सकता है वो रिलीजन की थिंकिंग भी डेवलप कर चुका है, क्योंकि बेसिकली रिलीजन क्या है? रिलीजन एक मिथोलॉजिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपकी इन्वायरमेंट की है, ठीक है, जिसको आप जानते भी नहीं है कि आपने डेवलप कर ली है, मगर आप डेवलप उसको कर, ठीक है। तो ये बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। क्रिश्चियन अगेंस्ट डायनासोर्स और कोई बात करेंगे आप? जी, जी, बस इसमें एक थोड़ा पॉइंट आई थिंक ऐड कर सकते हैं कि मतलब ये बुक से रिलेटेड मतलब उतना नहीं है बट फिर भी कि मतलब जैसे वो ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और हमारी ज़िंदगी में नॉलेज बढ़ी है,
वो आर्गुमेंट्स और रिलीजन भी अडेप्टिव और मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे आज के ज़माने में लोग फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट जो थोड़ी और अब यही फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट कोई 100 साल पहले या 200 साल पहले नहीं दे रहा था फॉर द प्रूफ ऑफ रिलीजन और नॉट। तो वही है कि आप साइंस का इस्तेमाल करके ही नाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग इन द सेम थिंग कि भई मैं साइंस का इस्तेमाल करके ये बता रहा हूँ कि भगवान एक्ज़िस्ट करता है। जब वो साइंस एक्ज़िस्ट नहीं करती थी तब आपके पास रीज़न्स थोड़े और प्रिमिटिव होंगे। वही है ना वो गॉड ऑफ द गैप्स वाली फैलेसी भी बार-बार आ जाती है कि नहीं पहले हम कहते थे कि बारिश कैसे हो रही है, तो वो भगवान की वजह से हो रही है। लेकिन जब प्रूव हो गया, पता चल गया कि कंडेंसेशन और पूरा इवेपोरेशन प्रोसीजर क्या है, तो देन वी मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स एंड देन वी मूव ऑन टू समथिंग एल्स। पर वो भी आई थिंक वही है ना कि ब्रेन का कोपिंग मैकेनिज़्म ही है इन द एंड कि यू वांट टू बिलीव इन समथिंग सो बैडली कि आप फिर रीज़न ढूँढते रहोगे। क्योंकि आप वो क्योंकि वो ब्रेन के लिए एक्सेप्ट करना है। वही कॉम्प्लेक्सिटी का एक और फैक्टर है कि मेबी समथिंग लाइक अ होमो हैबिलिस और समथिंग इतना सोचना नहीं पड़ रहा उसको, लेकिन सेल्फ अवेयर के साथ और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट के साथ और सोच के विचार की एवोल्यूशन के साथ मेबी आई गेस उसको ओवरथिंकिंग ही कहते हैं इन अ वे बट नॉट नेसेसरली बट यू कैन अंडरस्टैंड कि यू वांट टू होल्ड ऑन टू आइडियाज़ वेरी और ये सिर्फ रिलीजियस पीपल की बात नहीं है। सम पीपल मे स्टिक ऑन टू आइडियाज़ जो वो फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी फेमस एग्जांपल है कि तुम बोल रहे हो कि गॉड डज़ नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स ऐसा कुछ। बट बेसिकली वो क्वांटम मैकेनिक्स के केस में वो इट टूक हिम अ व्हाइल टू एक्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स क्योंकि वो बोला था कि ये नहीं हो सकता। साइंटिफिक अब दिस थ्योरी डज़ नॉट मेक सेंस भगवान ऐसे नहीं कर सकता। और ये भाई साहब तो वो आदमी है जिसने खुद एक थ्योरी को आगे बढ़ाया है, मतलब उसपे इम्प्रूव किया है। आइजैक न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन पे आपने यू हैव मेड इट मोर बेटर थ्योरी इज़ व्हाट वी कॉल इट। बट वो भी बंदा भी वो देख लो कि उसके पास भी आइडियाज़ हैं, वो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के थ्रू गया है। बट इवन ही हैड एन आइडिया और थॉट अबाउट द यूनिवर्स अ सर्टेन वे एंड इन द एंड योर थॉट्स डिड नॉट मैटर इफ द एविडेंस इज सेइंग और सम फैक्ट इज सेइंग कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है। वही है दैट द साइंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन्स अथॉरिटी ऑफ द फैक्ट कि भाई दिस पर्सन इज सेइंग कि ये सर तो ये कई लोगों की साइंस को की रिलीजन को प्रूव करने के लिए ये भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग किसी साइंटिस्ट का नाम उठा लाते हैं जो रिलीजियस है। कोई होगा कोई येल का, कोई किसी सम बिग यूनिवर्सिटी का नाम लेके आ जाओ, जस्ट टू शो कि नहीं भाई ये भी तो भगवान में मान रहा है इसलिए मैं भी भगवान में मान रहा हूँ। और तो वो कोई फिर देन वही है ना फिर I think psychology and neuroscience for that matter really does show the side that people are more interested in trying to protect their belief than being able to prove कि कोई भगवान की या अल्लाह की कोई एग्जिस्टेंस है। तो फिर वही है। रिलीजन जो है ना वो मेरे ख्याल है एक प्रिमिटिव इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की सोल्यूशन है। हुँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा प्रिमिटिव इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कह रहा हूँ इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की एक प्रिमिटिव सोल्यूशन है। जी, हाँ, बेसिकली यस वो फीलिंग बेसिकली वही वी आर आती है। इनसिक्योर, वी आर इनसिक्योर अबाउट डेथ, वी आर इनसिक्योर अबाउट सर्वाइवल। और मसला ये है कि अब ये भाई आया था हमारे पास थोड़ी देर पहले, वो क्या कह रहा था हुँ, कि आप क्यों नहीं निकल सकते, आप क्यों हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। देखें ये भी हमारी डीप रूटेड न्यूरोलॉजी में ये चीज है। अगर हुँ, एवोल्यूशन हम में हमेशा तक जिंदा रहने की ख्वाहिश, डिजायर टू लिव फॉर एवर इवॉल्व ना कराती, तो वी वुडंट हैव लिव्ड फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। व्हाई? देखिए ना, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके ब्रेन ने ये डिसाइड, ये बात के ऊपर एम्फसाइज करना छोड़ दिया, यू वांट टू लिव, यू वुडंट बी एबल टू लिव। और जब आप यू वुडंट बी एबल टू लिव तो क्या होगा? यू वुडंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, देन योर जीन्स जस्ट डाई आउट। तो अगर कोई ऐसी स्पीशीज या कोई ऐसा शख्स रहा भी हो हिस्ट्री में जिसके अंदर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, एपिजेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई, तो वो खत्म हो गया। ठीक है। जी, Why we don't commit suicide is because anyone who committed history in suicide in history, basically वो अपने जीन्स उतने सक्सेसफुली आगे पास ही नहीं कर सका, बिकॉज ही दोज जीन्स आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग। वो हुँ, जीन्स खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, तो वो खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात है, वो भाई बात कर रहा था कि हाँ जी हम जमा क्यों करना चाहते हैं। भाई जमा करना जो है बेसिकली दैट मीन्स सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी जो है। मुझे बताएं दुनिया में कौन सा स्पीशीज होगा जो कि फूड सिक्योरिटी के बगैर जिंदा रह सकता है। फूड सिक्योरिटी के दो तरीके हैं। एक तो बात यह है कि आप इतनी रिच एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि आपको जिस टाइम भूख लगेगी आप उस टाइम जाके कुछ शिकार कर लेंगे, पौधों से कुछ खा लेंगे। ठीक है, वो फूड सिक्योरिटी ऐसी है कि वो एनवायरनमेंट डिपेंडेंट है।
अगर एनवायरनमेंट रिच नहीं है तो आप फूड में इनसिक्योर हैं। मगर दूसरी फूड सिक्योरिटी वो है कि यू प्लान अहेड, ठीक है, कि आपको पता है कि यार सर्दियों में फूड नहीं होगा तो चलो गर्मियों में उगा लेते हैं ना और सर्दियों के लिए भी जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जी। मसला ये है कि कोई भी ये सोच के नहीं अगले दिन के लिए उठता कि आज शाम को मैंने मर जाना। जिस दिन मैं मरूंगा ना, आई वुडेंट एक्सपेक्ट कि मैंने आज मर जाना। हो सकता है एक बात हो सकती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और यू नो फॉर श्योर, आपको डॉक्टर ने बता दिया कि यार यू आर 24 आवर्स टू लिव, देन आई नो दैट आई एम डाइंग, ठीक है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक हार्ट पेशेंट है, उसको पता है कि उसने आज मर जाना है, नहीं। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसे पता मर जाना है, नहीं, उसको नहीं पता। किसको पता कि वो उसने मर जाना है? एक्सीडेंट में अगर मैंने मरना है, क्या मुझे पता है आज कि मैंने मर जाना है? नहीं पता ना। बात यह कि यू ऑलवेज प्लान अहेड। कभी ऐसा नहीं होता कि जी मुझे परसों आपको मेरी हेल्प की जरूरत है और आप मुझे कहेंगे मेरी हेल्प करो, ठीक है, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए विलिंग हूं, मगर मैं इस बात से डर के हेल्प ना करूं या मैं कहूं यार नहीं तू अपना कोई और इंतजाम कर ली, मैंने तो शायद कल मर जाना है। नहीं, यू नेवर से दैट। क्यों? क्योंकि ये तो बेसिकली लाइफ का तरीका ही ये है कि लाइफ चलेगी इस तरह। हम इवॉल्व ही ऐसे हुए हैं बिकॉज हम उन लोगों की औलाद हैं जो कि दे वर ऑलवेज प्लानिंग अहेड, ठीक है। उनके जीन्स ही हमारे अंदर हैं, तो जीन्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। अब क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ है कि आखिरी पॉइंट ही बोलूँगा कि मैं बेसिकली कि अगर आप जैसे कांस्टेंट डेथ के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक पैरानोया पैनिक स्टेट बन जाती है। फिर आपकी बॉडी नम हो जाएगी। आप मतलब लिटरली फिज़िकली मूव नहीं कर पाएँगे, मेंटली तो फिर आप मतलब कि आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद डिप्रेशन बट इन अ वे जब आप वो उस सोच में आ रहे हैं, इफ यू आर कवर्ड बाय नेगेटिव थॉट्स और मतलब और इतना नेगेटिव कि पूरा पैरानोया हो गया है तो फिर वो बंदा कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें। फिर आपका रिप्रोडक्शन छोड़ दो, कुछ मतलब देन देयर इज़ नथिंग हैपनिंग। तो फिर वही अब चीज़ ये है कि देख लें, हमारे पास डॉक्टर वुल्फ ने कहा रिलीजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन ऑफ आवर माइंड्स। एग्जैक्टली इस बुक में भी एक बड़ी बात हुई है इसके बारे में। नो डाउट्स अबाउट इट, इट्स आवर एवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस, वी हैव टू आउटग्रो फ्रॉम इट। एग्जैक्टली देखें, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज जो डील करना किसी भी इंसान की जिंदगी में होता है वो क्या होता है? वो डेथ होती है। आप अपने प्यारों की डेथ से डील करना दुनिया की सबसे मुश्किल बात है। जी, इससे ज्यादा मुश्किल कोई चीज नहीं होती कि एक शख्स है, आपकी माँ है, आपका बाप है, आपने पूरी जिंदगी उनकी आवाज सुनी है, हर वक्त वो आपके सामने सामने रहे, एक दिन उनकी डेथ होती है एंड द रियलाइजेशन कि यू वुडंट बी एबल टू हियर देयर वॉइस और देयर यू वुडंट बी एबल टू सी देम एवर अगेन। इसके बारे में सोच के इंसान फ्रीज हो जाता है, ठीक है। आप किसी भी प्यारे के बारे में सोच लें, अपने यहाँ से आपके आसपास जो है, हस्बैंड और वाइफ के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो भाई आपको पता कि लोग माँ बाप को सरवाइव कर जाते हैं, मगर जब पार्टनर्स में से एक मरता है, दूसरा 3 महीने में मर जाता है। इतने हमने देखे हैं। बिल्कुल वो न्यूज़ दे में भी डोंट आता है कि दे कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि आदत पड़ गई होती है कि आप हर वक्त उस इंसान की आवाज सुनेंगे, हर सुबह आप उस पर डिपेंड करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप नहीं सर्वाइव कर सकते, ठीक है। तो डेथ इज द मोस्ट डिफिकल्ट, डेथ किल्स यू इन द एंड, ठीक है। वो आपकी नहीं, दूसरे की, ठीक है, वो जी, आपको मार देती है। इतना आसान नहीं है। हाँ, वही है जो रिलीजन जो सो कॉल्ड वो चूरन देने आता है कि नहीं और द फॉल्स होप कि ओ हाँ, तुम उनको फिर मिलोगे और एटलीस्ट इन द केस ऑफ मेनी रिलीजन्स जो यही फॉल्स होप है कि नहीं डेथ अभी सिर्फ बिगिनिंग है मतलब इट इज़ नॉट हाँ। द एंड ऑफ एवरीथिंग एंड देन फिर इफ समवन इज़ ग्रोइंग अप ऑन दैट तो फिर बट जब वो एक्चुअली इफ दे ग्रो आउट ऑफ इट देन और आई थिंक कई लोग डोंट वांट टू ग्रो आउट ऑफ इट बिकॉज़ दे वांट टू इट्स अ क्योंकि वो ह्यूमन आपको नेचर इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ना। हाँ, बिल्कुल। इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग टू मतलब कि एक्सेप्ट देन कि भाई मैं तो पूरी ज़िंदगी ये सोच रहा था कि आई विल सी देम अगेन, आई विल सी माय फैमिली अगेन। स्पेशली अगर यंग एज पे चले गए और कई लोग इफ यू हैव नॉट लिव्ड एन एंटायर लाइफ और योर फैमिली हैज़ नॉट मतलब वही तो फिर देन वही फिर बिकम्स अ चैलेंज। चलें ठीक है, मैं आगे ठीक है, चलता हूँ। थैंक यू। ठीक है, मैं थैंक आपको यू। यूट्यूब पे करता हूँ, ठीक है। थैंक यू ओके, भाई। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।